नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, तो 5 tan b इक्वल टू यू हैव गिवन मच, हाउ मच, 5 tan बीटा इक्वल टू 4, तो tan बीटा इक्वल टू 4/5। इसका मतलब ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। अब इस तरह से अगर हर टर्म में अगर रेशियो अगर पूछा जाए कि इस तरह का रेशियो पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें सिंपली आपको एक चीज करना है कि साइन थीटा जहाँ पे आए वहां पे आपको परपेंडिकुलर लिखना है और जहाँ पे कास थीटा है वहां पे बेस लिखना है। तो इसका शॉर्टकट तरीका हो जाएगा 5 साइन बीटा की जगह क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर 4 माइनस 2 कास बीटा की जगह क्या लिखेंगे, बेस, जो कि 5 इज गिवन, 5 नीचे अगेन, अब साइन बीटा की जगह 4 प्लस 2 इंटू 5। तो बस सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप देखो क्या है, ये आप इसको हाइपोटेनस निकाल लीजिए, साइन बीटा कास बीटा ट्रायंगल वाले तरीके से लिख लीजिए। जब जल्दी से निकालना तो ये शॉर्टकट इस तरह का, जहाँ पे साइन कास ही होगा तो उसको ऐसे कर सकते हैं। तो 5 4 जा हो जाएगा 20 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 5 4 जा 20 प्लस 10, तो हाउ मच, 10/30, तो 1/3। दिस इज योर correct answer. Now we come to the next question. Which of the following option is incorrect? The centroid of triangle formed by this is this. तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो सेंट्रॉइड तो पहले मिलता कैसे है, मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। मतलब ए बी सी, इफ यू आर ट्रायंगल, तो ए बी के मिड पॉइंट से मतलब मिलाएंगे सामने वाली, तो ये सेंट्रॉइड जी कहलाता है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाला अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसका तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम करेंगे और उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये हुआ सेंट्रॉइड का फार्मूला। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, +2, अब +2 प्लस 1 हाउ मच, 3, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड वाला यू कैन चेक, -1 -2 -3 हुआ, -3 प्लस 6 प्लस 3, अब +3 में फिर से 3 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो हमको क्या सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट। ये सब बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है कि इनकरेक्ट। यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट होगा वही यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना इज 1, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 9 नहीं होता तब आता, तो इसका जो आंसर आएगा ये 9 यूनिट होगा। तो आप चाहे लगा लीजिए। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना चाहें तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तो 9 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस हुआ 9 साइन थीटा इसका, प्लस y के लिए क्या लेंगे 0 और 9 साइन कास थीटा का डिफरेंस लेंगे तो 9 कास थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। डिफरेंस है तो इसलिए हमने बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लिया। तो ये अंडर रूट हाउ मच, ये 9 स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, और 9 स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर अंडर रूट में हट जाएगा तो 9, तो 9 यूनिट है, और कितना दिया है जो कि 1। तो ये वाला क्या है, गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। Here B will be your correct answer। बाकी भी सही है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। If 3 points are collinear, then the area of triangle formed by the point is 0। Obviously भी 0 होगा। और यही आप शर्त भी करते हैं कि अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर सिद्ध करना है तो ट्रायंगल वाले फार्मूले में रख के क्या करते हैं, आप एरिया निकालते हैं, तो एरिया आता है 0। आप चाहे एक 3 पॉइंट ले लीजिए 0, मान लो ये A है और ये B है और ये C है, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल बना नहीं बना, एरिया कितना आएगा 0। तो यही तो बोल रहा है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट सी अगर यहाँ पे होता तो क्या हो जाता, बी को सी ऐसे मिलाते और ये तभी ट्रायंगल बन जाएगा, तब ये एरिया आएगा। अगर सीधे में है तो कोई एरिया नहीं बनेगा, आपका ये हो जाएगा 0। डी वाला देखते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर देन ए प्लस बी बराबर ए सी। अभी 3 कंडीशन है, तीनों सही होंगी, इसको बात को समझने की जरूरत है। तो समझ लेते हैं कि ये बात कैसे सही है,
ठीक है। मान लो यहाँ पे तो हम इसके लिए श्योर हो गए तो हमें आगे नहीं चेक करेंगे, लेकिन कभी कभी रीजन कथन में आ सकता है ये भी बात, तो इसलिए ये बात समझना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ए बी सी आर कोलिनियर, देन ए प्लस बी कैसे होगा। तो देखो ए बी सी कैसे कोलिनियर हो सकते हैं, तीन तरीके से हो सकते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो एक बार हमने बी को बीच में रखा। अब जब बी बीच में है तो आप देखिए क्या सिद्ध हो रहा है, ए सेगमेंट और बी सेगमेंट मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर क्या है, ए सी के होगा। तो अगर ये सिचुएशन है केस 1 के लिए तो ये वाली बात सही है, पहली जो बात दी हुई है। लेकिन अगर पॉइंट ये क्या है, जो दोनों में आ रहा है वही पॉइंट बीच में है। अगर मान लो 3 पॉइंट ऐसे ले लें, मान लो ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, अब हमारा कौन सा बीच में है, सी है। तो व्हाट यू विल गेट, ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, जो कि दूसरे के हिसाब से सही हो गया। तो अभी भी ए बी सी तो कोलिनियर यही तो होगा ना, स्टेटमेंट तो यही होगा ए बी सी कोलिनियर। लेकिन सिचुएशन तीन तरह से हो सकती थी। केस 2 हो गई आपकी। और केस 3 में अगर आप देखिए तो केस 3 ये बोल रहा कि ए बी सी, अब इसमें कौन सा बीच में है, ए वाला पॉइंट है, देखो ए दोनों में आ रहा है, तो ए बीच में ले लीजिए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी। देखो यही शर्त लिखा है, तो ये भी एकदम 100% सही बात है। तो इसलिए इसमें कौन सी बात गलत है, ऑप्शन बी वाला गलत है। तो ये अभी यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये असर्शन और रीजन के हिसाब से मतलब भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरह से 3 केसेस बनेगा। Now we come to the question number 13. Let P be a prime number, then the quadratic equation having its root as factor of P. तो इसके जो रूट्स होंगे, अगर P अगर प्राइम नंबर है तो इसके रूट्स क्या होंगे, मतलब P के फैक्टर क्या होंगे। P के फैक्टर ऑफ P अगर देखा जाए, फैक्टर्स ऑफ P तो क्या होंगे, P और 1, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होने चाहिए। इसका मतलब आपको सिंपली इसमें ये देखना है कौन सी इक्वेशन के रूट क्या होंगे, 1 और P होंगे। तो यही बी वाले ही के P और 1 होंगे, मतलब 1 और P होंगे। इसके देखो -P और -1 रूट है, इसका तो आप रूट निकालने बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, और इसमें भी आप रूट निकालने मुश्किल होगा। तो इसका P और 1 है, तो P और 1 यहीं से मिल गया, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। If sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू इतना, then tan थीटा प्लस cot थीटा। एक्चुअली जो निकालना चाहते हैं इसको साइन cos में ब्रेक करके थोड़ा एनालिसिस करें तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन बोलने लगेगा कि हमें करना क्या है। तो अगर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये sin थीटा हो जाएगा बट अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो नीचे sin थीटा और ये cos थीटा हो जाएगा, और ये हाउ मच साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा और cos थीटा। तो हमको अगर tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो क्या इस रिलेशन को यूज करके sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू गिवन हाउ मच, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा √2 का, तो 2 और ये 1 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू ये 1 बचा, इधर से 1 घट के, और ये 2 बचेगा 2, तो 1/2। इसकी वैल्यू कितना हो गई, 1/2। तो ये जब 1/2 रखेंगे तो 1 अपॉन 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For 15, if the system of equations 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1x plus इतना इक्वल टू इनकंसिस्टेंट, देन k इज। देखो इनकंसिस्टेंट तब होता है जब लाइनें पैरेलल हो और c का मान अलग अलग हो, कांस्टेंट टर्म बराबर हो। मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो, लेकिन c1 अपॉन c2 ना हो, कांस्टेंट मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट का मीनिंग ये है कि देखो पहले लाइनों के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ए है। और दूसरी इक्वेशन को लिखें तो 2k माइनस 1 x प्लस
k माइनस वन वाई माइनस 2k प्लस वन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बी। अब इन दोनों को इनकंसिस्टेंट होना है तो जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, ठीक है। या ये कह सकते हैं इस लाइन का स्लोप, मतलब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो जो है a1 और a और b का कितना है, हाउ मच 3/1 है, तो इसका भी रेशियो कितना होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो 2k माइनस वन अपान k माइनस वन इक्वल टू गिवन हाउ मच 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस वन। तो दिस implies that k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू एक ही मान आया 2, और 2 के लिए क्या है, ये इनकंसिस्टेंट हो सकता है और k का कोई मान ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होना चाहिए। और अगर k बराबर 2 ले लीजिए, देखो कांस्टेंट अलग अलग आएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जो 4 5, यहाँ पे कांस्टेंट 5 है और यहाँ पे कांस्टेंट मतलब -5 है, यहाँ पे -1 है, तो कांस्टेंट अलग अलग है। लेकिन k बराबर 2 के लिए देखो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ये दोनों चीजें आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। रख के देखिए, तो अगर यहाँ पे ये 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, अब 4 -1 3 आ गया, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो 2 -1 ये एकदम एग्जैक्टली बराबर आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल है, मतलब बराबर है। तो वही चीज मैंने किया हूँ। और आपको अगर फार्मूले से करना है तो आप जो भी फार्मूला आपको पता है, मुझे लगता है कि ऐसा रहता है कि ये a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये फार्मूला भी चेक करा सकते हैं। तो a1 अपान a2 इससे भी कराएंगे तब भी वही आएगा, जिसे 3 अपान 2k माइनस वन बराबर होना चाहिए 1 अपान k माइनस वन। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी k का मान 2 ही आएगा। तो 3k माइनस 3 बराबर देखो 2k माइनस वन आए, तो अगेन वही k बराबर 2 आ गया। तो k बराबर 2 ये कंडीशन होने के लिए, और ये देख लीजिए है कि नहीं है उस k के लिए, तो एक ही वैल्यू आई है तो एक वैल्यू आराम से चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे k बराबर 2 आंसर आ जाएगा। k बराबर कितना आया, देन k बराबर 2, तो डी आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। uh, 60 two dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least once। तो यहाँ पे once नहीं होना चाहिए, at least one होना चाहिए, मतलब one dice पे होना चाहिए, at least once नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो two dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least one, मतलब one dice पे at least 6 आना चाहिए। तो देखो हमारी, देखो वैसे तो जब 2 डाइस फेंकेंगे तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है, 36 हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन देखेंगे हमारा फेवरेबल इवेंट में कितने नंबर होंगे, तो ये देखा जाए तो मान लो पहले डाइस पे 6 आया, दूसरे पूछा है तो 6 2 भी हो सकता है, दूसरे पे पहले भी 6 बस फिक्स बना रहे बस, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 और 6 5 एंड 6 6, तो हाउ मच 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो गया। लेकिन क्या है, मान लो पहले वाले पे 6 ना आके 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, फिर पहले वाले पे 2 आए लेकिन दूसरे वाले पे 6 आ जाए, फिर पहले वाले पे 3 आए दूसरे वाले पे 6 आ जाए, पहले वाले पे 4 आए दूसरे वाले पे 6 आ जाए, पहले वाले पे 5 आए लेकिन इसमें 6 आ जाए, और ये 6 का बस 6 नहीं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी लिखा गया, तो इस तरह से ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास 11 फेवरेबल इवेंट हो गई। तो n इक्वल टू हाउ मच 11, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, गिवन हाउ मच n e अपान n s, तो n e कितना है 11 अपान 36, 11 अपान 36 योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी में अगर क्वेश्चन आएगा तो बस आप फेवरेबल इवेंट एक बार इमेजिन करने की कोशिश करिए, और डाइस में तो बस ऐसे ही बनता है, आप सिर्फ कंडीशन समझिए क्या मतलब हमें लेना है। और 36 वाला पूरा आपको पता ही है कि 36 में कितना कैसे आता है, जैसे अभी एक का बनाना इच्छा था, छह के करस्पॉन्डिंग छह आता है तो 36 हो जाता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन आप पढ़िए तब से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इतना, तो अल्फा कंडीशन दिया तो पी की वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा हाउ मच माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस 2 अपान पी, ठीक है। तो हाउ मच 2 अपान पी,
और अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी अपान ए होता है। तो सी की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना है, 3p है, और ए की वैल्यू कितना है, p है। तो ये बराबर कितना है, 3। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो p का मान बताना, तो 2 अपान p बराबर 3। तो दिस इंप्लाइज दैट p बराबर 2 अपान 3। p का मान हाउ मच, 2 अपान 3, 2 अपान 3। B will be the correct answer. Now we come to the next question. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18, ABCD is a trapezium with AD parallel BC। तो यहाँ पे देखिए AD जो है पैरेलल BC दिया हुआ है। AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इफ डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन रेशियो कितना, AO। AO रेशियो OC 1:2 है, 1/2, मतलब ये 1 है तो ये 2 है। देन BC, आपको ये BC वाली लेंथ यू हैव टू फाइंड आउट। अगर हम देखें तो देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये क्रॉस वाला इस क्रॉस वाले का। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, एंगल AOD और एंगल COD। ठीक है, तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स देखा जाए तो AO हाउ मच, सिंगल वाले के सामने की है साइड, देखो सिंगल वाला मार्क है जिसको सामने यहाँ पे, इसमें सिंगल वाले के सामने क्या है, OC है। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो इसका मतलब इसकी सब सारी करस्पॉन्डिंग ऊपर वाले के नीचे वाले की क्या है, दुगनी है। तो क्रॉस वाले के सामने यहाँ पे AD है, और नीचे वाले में क्रॉस वाले के सामने क्या है, BC है। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स AD हो जाएगा। तो 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। योर विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये दिस मच, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखो ये करके बता देते हैं कैसे, मतलब एक लाइन सेगमेंट है तो उसके 3 पार्ट होंगे। तो मान लेते हैं ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया, अब इसके 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बराबर भाग में बट गया। अब इनके दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो देखो खटाखट कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो ए वाला 2, -8 दिया हुआ है, 2, -8, और यहाँ पे बी वाला -3, -7। अब देखो दोनों ये पॉइंट निकालते हैं, एक ये पॉइंट हमें पता करना है और एक ये वाला पता करना है। ठीक है, तो अगर ये 1 है और ये, अगर ये निकालना तो ये पूरा हो जाएगा 2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1:2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट कैसे पता करते हैं भाई, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 आएगा, फिर प्लस इधर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब बटे 1 + 2, तो हाउ मच, 1/3। इसका फर्स्ट कार्बन 1/3। सेकेंड वाला अगर निकलना चाहे तो 1 का गुणा -7 में, तो -7 प्लस 2 का गुणा -8 में, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई जो होगा -8 में, तो 2 -16 हो जाएगा अपान 3, तो हाउ मच, तो -23/3। देखो -23/3, मतलब ये वाला तो बात सही है। सिमिलरली यू कैन चेक, ये वाला भी बात सही होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपको 2 ले लेना है और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको देखो समझ लेते हैं। तो अगर निकालना चाहे तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, देखिए अब ये पोर्शन हो गया हमारा इतना 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -3 में तो -6, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो +2/3। तो ठीक है, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हाउ मच, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7 में तो -14, और 1 का मल्टीप्लाई -8 में हो जाएगा तो -8/3, तो हाउ मच, 4/3 माइनस में, क्योंकि -6 बड़ा है, और -22/3। तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एकदम एग्जैक्टली सेम है। अब ये अगली वाली बात क्या कर रहा है, देखिए ये इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रीजन है कि नहीं है। तो द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड PQ इन द रेशियो 1:2 एंड 2:1 आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सही बात है, एक पॉइंट 1,2 में डिवाइड करे और दूसरा पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 2,1 में डिवाइड करे तो वो दोनों पॉइंट ट्राइसेक्शन होंगे। जैसे कि मान लो एक पॉइंट ये A है और ये B है, तो इस लाइन सेगमेंट को A कैसे डिवाइड कर रहा है, ये
1 है और ये उसका कितना होना चाहिए 2 होगा। अब बी वाला जब इसको डिवाइड करेगा तो बी वाला कैसे डिवाइड कर रहा है देखिए, तो बी वाला क्या होगा, ये इतना पोर्शन 2 होगा और ये इतना पोर्शन 1 है। तो ए कैसे डिवाइड कर रहा है 1:2 में, अब बी कैसे डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ट्राई सेक्शन होता है। इसका मतलब ये आर एकदम से ए बात को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है और सही भी बोल रहा है। तो वही आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now we come to the next question, A 20 last question. The volume of a hall which is 5 times as high as it is broad and 8 times as long as high is, मतलब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। The width is hall 25 सेंटीमीटर ये दिया है। तो पहले आपको इसको कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा ये बात है कि नहीं है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देख लो, जैसे मान लो आपको आखिरी टाइम में कैलकुलेशन का नहीं है, आपको तुक्का ही लगाना है, तो इसमें आप क्या नहीं लगाओगे, कितना आप करेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट कितना, मतलब आप ऑप्शन हो गया। अगला वाला स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके जो सबसे जो कंफ्यूजिंग वाले स्टेटमेंट है गायब हो जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन पाई आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो देखो कोन का जो सरफेस एरिया टोटल होता है, तो कोन ऐसे होता है कि ये पाई आर स्क्वायर होता है और ये कर्व सरफेस जो होती है वो पाई आर एल होती है। अगर इसको पूरा जोड़ दोगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर कॉमन हो गया और यहाँ पे बचेगा एल और यहाँ पे पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा आर। तो ये बात एकदम सही है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन देखो यहाँ पे दिया क्या है कि यहाँ पे तो बात कर रहा है राइट सर्कुलर कोन का और यहाँ पे क्या है क्यूबॉइड है, इनका कुछ आपस में तालमेल ही नहीं है, तो ये इसको एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका तो कोई वो रीजन ही नहीं बनता है। और ये वाला सही है, अब इसको देख लो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ए वाला तो नहीं होगा, इतना ही पढ़ के। अगर ए वाला मतलब डी वाला सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब आर वाला जहाँ पे फॉल्स है ये आपका सी वाला है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, जहां पे आर मतलब सही दिया हुआ है तो आर फॉल्स नहीं होना चाहिए, तो सी नहीं होगा और आर इसका रीजन नहीं हो सकता है, तो ए वाला भी नहीं होगा। अब बी और डी में से होगा। अगर ए ट्रू हो गया और आर तो ट्रू है ये है, तब तो बी हो जाएगा। अगर ए ट्रू नहीं हुआ तो फिर डी हो जाएगा। तो अब ए की सच्चाई चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो ब्रॉड है साइड वो x मीटर है। ठीक है, तो अब हाइट कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू 5x हो जाएगा और l इक्वल टू 5x इंटू 8, मतलब 5 इंटू 8x जो हो जाएगा उसका l हो जाएगा। देन इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 12.8 वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा LBH, मतलब 5 इंटू 8x इंटू 5x इंटू x इक्वल टू 12.8। दिस मीन्स x क्यूब इक्वल टू 12.8 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 8। उसका डेसिमल हटा लेते हैं, 128 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 5 जा 2 6 जा 4 जा। तो अब इसका क्यूब रूट निकालना, तो ये 64 हो गया और यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार हो गया और नीचे एक 8 हो गया। तो अगर x क्यूब लेना है तो ऊपर का सबका क्यूब ले लो। दिस इंप्लाई दैट x बराबर हाउ मच, ऊपर का क्यूब हो जाएगा क्यूब रूट 4। अब 5 3 बार है तो एक बार आ जाएगा और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो 4 अपॉन 10 मीटर, मतलब 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर, जो कि दिया कितना है 25। ये कितना होना चाहिए 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ब्रेथ। तो जो कि ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया गलत, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इन दिस वे दिस इज योर टोटल क्वेश्चंस ऑफ सैंपल पेपर 10। और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इसी से मिलते जुलते हैं। मैं मतलब बड़े क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट रिवीजन क्लास है। ठीक है, लेकिन आपके बड़े क्वेश्चन का भी कंसेप्ट यही रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।